Hello everyone. So we are going to start with our chapter production from economics. So let's begin. तो सम टोटल ऑफ द मैटर इन दिस वर्ल्ड इज अनचेंजेबल। मतलब उसने बोला कि जितना मैटर का सम है, मतलब जितना टोटल मैटर है ना हमारे पास इस टाइम पे वर्ल्ड पे, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते मतलब हम किसी चीज़ की अमाउंट चेंज कैसे करेंगे, या अमाउंट बढ़ा के या अमाउंट कम करके। बट उसने हमें, क्योंकि हम मैटर को ना क्रिएट कर सकते हैं ना हम मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब नाइदर कैन मैटर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसलिए हम वो कहते हैं कि हम सम टोटल ऑफ द मैटर चेंज नहीं कर सकते। बट हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, या हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं यूजेबल फॉर्म में। मतलब जैसे कि अगर हमें उसको किस वे में यूज़ करना है वो हम पे डिपेंड करता है और हम उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है। नाउ कल्टिवेटर प्लोज हिज लैंड, थ्रो सीड इन इट। मतलब उसने लैंड ली, सबसे पहले पहली चीज़ उसने क्या करी, लैंड, मतलब लैंड एक मैटर है। फिर उसने सीड्स फेंके, सीड्स भी मैटर है। फिर उसने वाटर दिया, वाटर भी मैटर है। अब आफ्टर सम टाइम देयर अपीयर्स अ ब्यूटीफुल प्लांट। अब जब प्लांट ग्रो करेगा या क्रॉप्स उगेंगी, तो फिर हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कल्टीवेटर ने प्लांट क्रिएट करा आउट ऑफ नथिंग, या मतलब उसने मैटर क्रिएट करा है। नो, बिकॉज सिर्फ प्लांट जो बना वो मैटर नहीं है। उस यहाँ पे लिखा है कि देयरफॉर बिफोर द कल्टीवेशन ऑफ लैंड मैटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सीड, वाटर, मैन्योर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने लैंड लिया, लैंड भी मैटर था। हमने सीड लिया, सीड भी मैटर है। हमने वाटर दिया तो वाटर भी मैटर है। उसके बाद जब हमारे पास प्लांट आएगा तो प्लांट भी एक मैटर है। आफ्टर कल्टीवेशन एक जो मतलब ये सारी चीज़ें, ये जो मैटर था ये कंबाइन करा और उसने प्लांट बनाया। अब प्लांट की नो डाउट यूटिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि बट द मैटर व्हेन इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ प्लांट हैज़ अ ग्रेटर यूटिलिटी देन व्हेन इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सीड, मैन्योर, वाटर और एक्सेट्रा। ना फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर हमारे लिए, मतलब वी एज कस्टमर्स, वी डोंट यूजुअली बाय सीड्स और मैन्योर फ्रॉम द मार्केट, वी बाय प्लांट्स, वी बाय आवर फूड, बिकॉज प्लांट्स आर आवर फूड। तो हमारे लिए प्लांट्स की यूटिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमें मतलब वो हमारी नीड सेटिस्फाई कर रहा है। बट सीड्स लेके तो हमारी हंगर सेटिस्फाई नहीं होगी, बट क्रॉप्स खा के होगी। मतलब सीड्स होंगे जैसे उसके अंदर, मतलब हमारे लिए उस चीज़ की यूटिलिटी ज़्यादा है जो हमारी उस टाइम पे सेटिस्फैक्शन को, मतलब जो हमें सेटिस्फाई कर देगा, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम लोगों ने मैटर को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसकी यूटिलिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा हो। Now, they have a smaller utility. Now, seed, water, land, all of these have utility but comparatively smaller. Production does not result in the subtraction or addition of the matter. Thus, it results in the creation of utilities. मतलब उसने हमें बोला कि जो प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है ये मैटर के साथ नहीं रिलेटेड। मतलब हमने इसमें मैटर को बढ़ाना या कम करना नहीं है, मतलब मैटर को कंबाइन करना या मैटर को सब्ट्रैक्ट करना नहीं है। हमने उसके लिए ऐसी चीज़ बनानी है जिसकी यूटिलिटी हमारे लिए ज़्यादा हो, मतलब हमने यूटिलिटी क्रिएट करनी है। अगर हमारे पास एक लॉग ऑफ वुड है तो हमने उससे फर्नीचर बनाना है, क्योंकि हमारे लिए फर्नीचर की यूटिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लॉग ऑफ वुड। इट इज़ दस क्लियर कि प्रोडक्शन बहुत मतलब हेल्प करती है यूटिलिटी क्रिएट करने में, ताकि हमारी नीड सेटिस्फाई हो। यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड, हाउ कैन यूटिलिटी बी क्रिएटेड? उसकी फॉर्म चेंज करके। फॉर्म का मतलब है अगर तो वो लॉग था तो हमने उसे टेबल बना दिया। उसकी प्लेस चेंज करके। अब प्लेस का मतलब है, अब जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है अगर उनके अंदर कुछ नहीं चाहिए, मतलब ना फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है चीज़ों का। अगर हमारे पास अब इंडिया में सपोज करो राइस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लिए राइस की यूटिलिटी कम होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हमारे पास कम नहीं है उस चीज़। पर जब हम राइस को एक्सपोर्ट करनी है वहाँ पे जहाँ पे राइस की प्रोडक्शन लो है, राइस मतलब कम अवेलेबल है, तो वहाँ पे राइस की यूटिलिटी बढ़ जाएगी। वही राइस की यूटिलिटी जो हमारे लिए कम थी। बाई चेंजिंग द टाइम। टाइम का मतलब है जैसे कि अब आइस क्यूब्स हैं, समर्स में आइस क्यूब्स की यूटिलिटी इतनी नहीं होती। मतलब समर्स में आइस क्यूब्स की यूटिलिटी मतलब ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू विंटर्स। मतलब विंटर्स में आइस क्यूब्स की यूटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाहर ठंड होती है। हमें आइस क्यूब्स, हमें ठंडी कोल्ड बेवरेजेस हमें समर्स में ज़्यादा अच्छी लगती है। बाई रेंडरिंग डायरेक्ट सर्विसेज टू द कस्टमर। Now, according to the law of conservation, now this law we have been studying from very long time. Law of conservation क्या होता है कि ना तो हम मैटर को क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय करेंगे। यही चीज़ हमने ऊपर पढ़ी कि मैटर अनचेंजेबल है, अमाउंट अनचेंजेबल है, पर हम उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस
हम कहते हैं प्रोडक्शन। तो बेसिकली जब हम मैटर को रीअरेंज करें या कंबाइन करें ऐसे फॉर्म में बनाने के लिए कि जो न्यू मैटर है उसकी यूटिलिटी हमारे लिए मैक्सिमम हो, हम उसको प्रोडक्शन कहते हैं। Now, according to Adam Smith is father of economics. एडम स्मिथ ने क्या कहा है, उसने कहा कि प्रोडक्शन तब कंप्लीट होगी जब जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के हाथ में होगा। अब सपोज करो कि हम मतलब वी आर मेकिंग अ नोटबुक, है ना। अब हम अब हमें पता है पेपर ट्री से बनता है, हमने ट्री से पेपर बनाया। अब हम पेपर बना के नहीं कह सकते कि हमारी प्रोडक्शन खत्म हो गई है, नहीं। जब तक उस पेपर को हम कंबाइन करके एक नोटबुक नहीं बनाते, वो नोटबुक हम आगे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते या वो नोटबुक आगे स्टूडेंट्स के पास नहीं जाती, तब तक हमारी प्रोडक्शन खत्म नहीं हुई है। Now, for example, the production of hat is complete when it is on the head of the wearer. मतलब जब कस्टमर के सिर पे वो हैट है तब हमारी प्रोडक्शन कंप्लीट होगी। Factors of production. Now we have four most important factors of production: land, labor, capital, and organization. It is useful to understand the difference between factors of production and agents of production. Now we should मतलब confuse नहीं होना इन दोनों चीज़ों में, ये दो बहुत ज़्यादा different चीज़ें हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है और एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो फैक्टर्स का मतलब है जिससे वो अफेक्ट होगी, मतलब कितना लैंड है उतनी ही प्रोडक्शन होगी, जितनी लेबर है, जितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। बट एजेंट्स का मतलब है जो हमें वो फैक्टर्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो ओनर्स हैं उन फैक्टर्स के, जैसे लैंड का ओनर लैंड ओनर, लैंडलॉर्ड्स, लेबर लेबरर, कैपिटल का कैपिटलिस्ट या कॉन्ट्रैक्टर्स। ऑर्गेनाइजर्स फॉल इन अ सेपरेट कैटेगरी बिकॉज दे आर हाईली स्किल्ड पीपल। तो एजेंट्स हैं ओनर्स ऑफ फैक्टर्स, ये देखो, landlords, capitalists, and contractors. Now, debate over their number and importance. There is a good deal of difference amongst economics over the number and the factors of production. Now, according to Dr. Benham, anything which helps in the process of production is a factor of production. उसने कहा कि अगर कोई भी चीज़ हमें हेल्प कर रही है कि हम उस चीज़ को प्रोड्यूस करें, मतलब anything which helps in the process of production is a factor of production. फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन आर नाइदर 2 नॉर 4 बट मिलियंस। उसने कहा कि हमने यहाँ पे ऊपर 4 लिस्ट कर दी, तो सिर्फ यही 4 नहीं है, और भी हैं, बट हम यही 4 डिटेल में पढ़ेंगे। Now some economists feel that land and labor are the only factors of production. कुछ को लगता है कि कैपिटल भी होना चाहिए, कुछ को लगता है कुछ और भी होना चाहिए, कुछ को लगता है कैपिटल एक सेपरेट फैक्टर नहीं है, ये रिजल्ट है एफर्ट्स ऑफ लैंड एंड लेबर का। मतलब जब लैंड और लेबर पे काम होगा तब हमारे पास कैपिटल आएगी, उनका ये मतलब है। तो मतलब उन्होंने बोला कि दो ही बेसिक फैक्टर्स है हमारे पास, लैंड और लेबर। पर जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे वो एग्री नहीं करते। दे फील दैट द मॉडर्न प्रोसेसेस ऑफ द प्रोडक्शन हैव बिकम सो कॉम्प्लेक्स एंड राउंड अबाउट दैट इट वुड बी प्रॉपर टू ट्रीट कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन एज सेपरेट एंड बेसिक फैक्टर्स। तो हमें ये एमसीक्यू आ सकता है कि किसने मतलब अकॉर्डिंग टू होम देयर आर 4 फैक्टर्स, तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, क्योंकि उन्होंने बोला कि अब प्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, such that capital and organizations are separate and basic factors. Now, Morris Dow would treat organization as the chief factor and the main engine of the growth. The element of risk has increased considerably in the modern productive system. Therefore, risk taking has become a specialized job for which we need special class of entrepreneurs or enterprisers. They in fact have come to constitute a separate factor. तो बेसिकली हमारे पास फैक्टर्स क्या है, सबसे पहला फैक्टर था लैंड, फिर था लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी हैव वन न्यू विच इज एंटरप्रेन्योर। सो अब हम आएंगे व्हाट डू वी मीन बाय लैंड और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ लैंड इन इकोनॉमिक्स डज नॉट मीन्स अ पीस ऑफ लैंड, या अर्थ का एक पीस को हम लैंड नहीं कह सकते कि हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। लैंड बहुत वाइड सेंस में यूज होता है। It does not mean the surface of the soil, but includes all those natural forces which are free gifts of the nature. Sunlight, rain, oxygen, air, land. मतलब ये सब जो हमें नेचर से फ्री में मिलता है वो सब लैंड है। लैंड का मतलब है all the natural things. According to Dr. Marshall, by land is meant not merely land in the strict sense of the word. उन्होंने कहा लैंड का मतलब ये नहीं है कि वो इस surface of the soil, but the whole materials and the forest which nature gives freely for man's aid in land and water, light, heat, इस सबको हम लोग लैंड के अंदर कंसिडर करते हैं। In land we include all those natural forces which are above or over the earth, जैसे कि air, light, rainfall, sunshine, etc.
एंड वो सारे जो अर्थ के नीचे हैं विच आर ओवर, तो बेसिकली लैंड में हमारे पास दो चीज़ें हैं बेसिकली, एक विच आर ऑन द अर्थ, एक विच इज beneath. Okay. I'm so sorry for my writing. I'm gonna type. एक तो है हमारे पास जो लैंड के, जो अर्थ के ऊपर है, और एक है जो अर्थ के बीनीथ है या अर्थ के अंदर है। अब लैंड का मतलब समझ गया। अब लैंड की इंपॉर्टेंस क्या है। लैंड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पैसिव फैक्टर. It would be much better if it had been described as an absolutely essential और basic factor. उन्होंने बोला कि लैंड को ना हम यूजुअली पैसिव फैक्टर कहते हैं, मतलब सेकेंडरी फैक्टर, बट ये ज़्यादा बेटर हो अगर हम उसको एब्सोल्युटली एसेंशियल या बेसिक फैक्टर बोलें, क्योंकि हमें नेचुरल चीज़ें तो चाहिए ही हैं। विदाउट लैंड कोई एयर नहीं है, हीट नहीं है, लाइट नहीं है, एंड लाइफ इटसेल्फ वुड बी इम्पॉसिबल. अब लैंड के बिना एग्जिस्टेंस ही नहीं है. अब अगर हमें लेबर चाहिए तो लेबर भी तो ह्यूमंस है ना, या लेबर भी तो मैन पावर है, या लेबर भी तो मतलब जो काम कर रहे हैं ना लैंड के ऊपर, तो उसके लिए तो लैंड का होना बहुत ज़रूरी है. मतलब लैंड एक बेसिक फैक्टर है. इसके बिना, क्योंकि लैंड हमें फूड प्रोवाइड करता है और हम अपने आप को मतलब फिल करते हैं, वी लाइक फीड आवर हंगर, एंड देन लैंड प्रोवाइड्स अस विद एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स, जूट, कॉटन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. तो विदाउट लैंड वी वुड नॉट बीन एबल टू स्टार्ट आवर बिजनेस, रन आवर फैक्ट्रीज, एंड हमारे पास कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हमारे पास लैंड का होना बहुत जरूरी है. Now, what are the characteristics of the land? तो peculiarities, characteristics, features, ये सब के अंडर यही सारे पॉइंट्स आएंगे. लैंड फ्री गिफ्ट है, हमने पढ़ा अभी. लेबर एफर्ट्स हाउएवर great cannot create even an inch of the land. It is even to rise it's free और charged by the nature. तो लैंड एक फ्री गिफ्ट है. लैंड लिमिटेड है सप्लाई में हमारे पास, मतलब हम लैंड का सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, हम एयर इंक्रीज नहीं कर सकते, हम रेनफॉल इंक्रीज नहीं कर सकते, हम ऑक्सीजन इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्री गिफ्ट है, नेचुरल है. हम मैन मेड चीज़ें नहीं रुक रहे, हम नेचुरल चीज़ें कह रहे हैं. और सारे लैंड इक्वली फर्टाइल नहीं है. फर्टाइल मतलब इसमें सॉइल की फर्टिलिटी भी आ सकती है और नेचुरल सोर्सेज की अबंडेंस भी आ सकती है. फर्टाइल का मतलब है हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों. और जो सारे लैंड हैं वो सारे दे आर नॉट इक्वली और वेल सिचुएटेड, मतलब वो सिचुएशनल है. जैसे कि कुछ, अगर तो कोई प्रॉपर्टी मार्केट के पास है तो फिर उसका प्राइस ज़्यादा है, अगर वही प्रॉपर्टी मार्केट से दूर है तो उसका प्राइस कम है. क्योंकि जब मार्केट से दूर है तो उसका प्राइस कम है, बट उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी हैं. मार्केट के पास है तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बचते हैं, पेट्रोल नहीं, फ्यूल नहीं इतना यूज़ होता. Land is immobile. Immobile मतलब land cannot be transferred from one place to another. It cannot be transported. Products of the land are mobile. Products are mobile. This is very important. Now, land boasts original and indestructible qualities. These cannot be destroyed. इसके पास ना ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं. जो लैंड की क्वालिटीज़ हैं वो इंडिस्ट्रक्टेबल हैं, हम उन्हें ख़राब नहीं कर सकते. एंड बिकॉज दे आर गिवन बाय द नेचर. लैंड एक पैसिव फैक्टर है, हमने अभी पढ़ा था. तो इसका मतलब इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बाय इटसेल्फ. जो लैंड है वो खुद नहीं कुछ बना सकता, बट मैन को उसके ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, उसके ऊपर लेबर देनी होगी, मतलब मैन को एफर्ट्स डालने होंगे तो लैंड से हमें आउटपुट मिलेगा. अब जो इसका प्राइस है वो डिपेंड करेगा इसकी सिचुएशन पे. एज आई हैव टोल्ड यू, मार्केट के पास है तो प्राइस ज़्यादा है, मार्केट से दूर है तो प्राइस कम है. तो बेसिकली ये इसकी हेडिंग्स: फ्री गिफ्ट, लिमिटेड सप्लाई, डिफरेंट फर्टिलिटी, सिचुएशनल, लैंड इज इमोबाइल, ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, पैसिव फैक्टर है, प्राइस में डिफरेंस है. अब लैंड और उसकी प्रोडक्टिविटी. फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन. बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड वी मीन द कैपेसिटी ऑफ द लैंड टू प्रोड्यूस, मतलब एफिशिएंसी. तो बेसिकली अगर हमें आएगा एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर एफिशिएंसी, तो हम लैंड लिखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, और ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्शन. तो लैंड भी एक फैक्टर है, बट लैंड के ऊपर और क्या फैक्टर है, मतलब लैंड भी कितने तरह का है. तो सबसे पहले हमारे पास आएगा एफिशिएंसी ऑफ द लैंड, वो डिपेंड करेंगे इन सारी चीज़ों पे. सबसे पहले रिलीफ. द प्रोडक्टिविटी और द एफिशिएंसी ऑफ द लैंड डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज सिचुएटेड ऑन द हिल्स और ऑन द रूट ऑफ द हिल्स, इन द प्लेन्स. लैंड सिचुएटेड इन द प्लेन्स आर मोर फर्टाइल, क्योंकि इसके ऊपर जो प्लेन्स पे लैंड है ना उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा है, तो मतलब उसकी रिलीफ है कि वो प्लेन्स में है,
और इसलिए उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा है। और भी हमने पढ़ा कि लैंड की फर्टिलिटी ज़्यादा है या कई लैंड की फर्टिलिटी कम है, उस हिसाब से और चीज़ें मैटर करती हैं, उनका प्राइस, उनकी सिचुएशन। अब क्लाइमेट इज ऑल्सो say मतलब it is a factor under land because climate is also a free gift of the nature. It happens to be favorable to the growth of the crops and it will increase the yield or efficiency of the land. अगर climate suitable है, अगर proper conditions हैं जो हमें चाहिए, तो फिर हमारी जो एफिशिएंसी ऑफ द लैंड है वो बढ़ जाएगी, यील्ड आउटपुट बढ़ जाएगी। बट अगर वो अनफेवरेबल है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे राबी और खरीफ क्रॉप्स है, अगर हमें राबी क्रॉप्स के लिए प्रॉपर क्लाइमेट ही नहीं मिलेगा तो राबी क्रॉप्स ग्रो ही नहीं करेंगे। मतलब रेनफॉल पे, जो रेनफॉल है ना, एक्सेस ऑफ रेनफॉल और स्कार्सिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब जैसे असम है, राजस्थान है, राजपूताना रीजन है, यहाँ पे क्रॉप ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे वेजिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मतलब एक्सेस एंड लेटर ऑफ मतलब जैसे कि असम में रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, राजपूताना में बहुत ज़्यादा कम है। मतलब एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर असम में बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ पे भी ना मोस्टली टी ही कल्टीवेट होती है और यहाँ पे स्कार्सिटी है, राजस्थान में भी कम है। अब जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, बंगाल है, तो यहाँ पे बहुत मतलब ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन भी अच्छी है, गुड है। सिचुएशन, अब लैंड इज सिचुएशनल, अगर तो वो मार्केट के पास है तो फिर nothing has to be spent for bringing their produce to the market. If however they are situated away from the market, a good deal of money has to be spent for bringing it to the market. Transportation charges apply. That's why lands situated near the market are said to be more productive or more efficient. अब हम आएंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। द कोस्ट लाइन ऑफ अ कंट्री ऑल्सो हैज इट्स इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। अगर कोस्ट लाइन के पास लार्ज नंबर ऑफ गुड हार्बर्स है, इट विल encourage the trade and industry of the country. This increase in the trade will have a natural effect on the development. अब external factors का मतलब होता है जो कंट्री की डेवलपमेंट पे, मतलब ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे है। अब अगर हमारे पास गुड हार्बर्स है, गुड इंडस्ट्री है, मतलब अगर हमारा ट्रेड अच्छा है, इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा है, तो हमारी जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट अच्छे से होगी। इसके अंदर रेलवे आ सकता है, ट्रांसपोर्ट आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है। अब हम आते हैं सॉइल स्ट्रक्चर पे। सॉइल स्ट्रक्चर मतलब सॉइल कितनी फर्टाइल है। अब जैसे कि सॉइल ऑफ इंडिया इज पुअर इन नाइट्रोजन, दैट इज व्हाई वी आर ऑलवेज एंग्शियस टू गिव ओनली दोज टाइप ऑफ मैन्योर्स व्हिच आर रिच इन नाइट्रोजन। हम एनपीके देते हैं इसलिए। Examples of such manures are farmyard manure and night soil. अब हम आते हैं इरिगेशन पे। इरिगेशन का मतलब होता है वाटर देना। वाटर इज ऑल्सो फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर। अब ये इरिगेशन पे डिपेंड करता है। अगर वाटर अवेलेबल नहीं है रेनफॉल से तो फिर हम रिवर से यूज करते हैं, कैनाल इरिगेशन से यूज करते हैं। प्रोडक्शन इज मोर इन पंजाब एंड हरियाणा बिकॉज दे हैव बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज। पंजाब में और हरियाणा में रेनफॉल भी ऑप्टिमम है, बट समर्स में भी रेनफॉल नहीं इतनी होती, तो उस टाइम पे हम इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करते हैं। अब हम आते हैं कैपिटल पे। नाउ कैपिटल का मतलब होता है जितनी हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब हम जितने बेटर क्वालिटी के सीड्स लेंगे, बेटर मेन्योर लेंगे और बेटर कैटल्स लेंगे, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स यूज मतलब रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे, उतना प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा बेटर होगा, उतनी हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी। तो लैंड ऑन विच द एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल इज बेटर गिव मोर प्रोडक्शन दैन द लैंड ऑन विच नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर मेड। अब अगर कोई लैंड है, मतलब अगर हमारे पास दो पीसेस हैं, मतलब 50 एकड़ की दो जगह है, एक पे पर हमने बहुत अच्छे से सुपर सीडर्स यूज़ करे हैं, प्रॉपरली हमने प्लो करे हैं और हमने अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड्स यूज़ करे हैं, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ करी हैं, बट दूसरी साइड हमने उस पर इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, तो हमारी जो आउटपुट होगी ना, जो प्रोडक्शन है, तो फिर वो प्रोडक्शन गुड क्वालिटी, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा ना उस लैंड की ज़्यादा होगी। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। The productivity of the land depends on the manner in which and the extent to which the various factors of production are combined or organized. मतलब उस लेवल तक या उस तरह से जहाँ पे वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स है ना जो प्रोडक्शन के, हम लोगों ने कंबाइन करा और ऑर्गेनाइज करा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द लैंड। अब हम आते हैं प्रॉपर यूज पे। अब अगर हमारे पास कोई चीज़ है जो बहुत अच्छी है, अब जैसे अगर हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी का कोई मतलब फ़ोन है, स्मार्टफोन है, बट हमें वो यूज़ ही नहीं करना आता, तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसलिए प्रॉपर यूज इज ऑल्सो नेसेसरी। अ लैंड विच इज़ फिट फॉर ग्रोइंग जूट इफ इट अटेम्प्ट्स एंड मेड टू ग्रो कॉटन, तो फिर उसका मतलब है कि उस लैंड की हम यूटिलिटी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम उसको कम कर रहे हैं।
क्योंकि हम उसके ऊपर मतलब अगर उस लैंड, अब अगर जैसे कि कोई मैम है या कोई टीचर है आपकी, वो इंग्लिश अच्छी पढ़ाती है, अगर आप उसको बोलो कि नहीं वो आपको पंजाबी पढ़ाए, तो आप उसकी एफिशिएंसी मतलब कम कर रहे हो, बिकॉज शी हैज़ अ गुड होल्ड ऑन इंग्लिश। तो इसलिए प्रॉपर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं स्टेट पेट्रोनेज पे, मतलब कि हम प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड इंक्रीज करें। स्टेट कैन गिव गाइडेंस ऑन बेटर मेथड्स ऑफ द कल्टीवेशन। अब जैसे कि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ लुधियाना एंड हरियाणा, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ हिसार हैव डन कमेंडेबल वर्क, मतलब क्योंकि हम फार्मर्स को गाइड करें, मतलब हम उन्हें बताएं, हम अवेयरनेस क्रिएट करें, तो उससे भी हम लैंड की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब लैंड क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वांटिटी एंड द क्वालिटी, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है अपॉन इट्स लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी में है लैंड। अगर हमारा एरिया शॉर्ट है, अगर हमारे पास एरिया ही शॉर्ट है, तो हमारे पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है। जब लिमिटेड अवेलेबिलिटी है तो प्रोडक्ट उन कंट्रीज से कैसे compete करेगा जिनके पास abundance है हर चीज़ की। एक्सटेंट ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अगर हमारे पास लैंड बहुत है पर हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं तो भी हमारे किसी काम का नहीं है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड अपॉन द यूज टू विच दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर पुट। कंट्रीज जैसे कि जर्मनी, यूएसए, यूके, जापान आर रिच बिकॉज दे हैव मेड अ गुड यूज ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज। अब मतलब अगर आपके पास बहुत नॉलेज है बट आप उस नॉलेज को यूज ही नहीं कर रहे तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं। सिमिलरली अगर आपके पास बहुत रिसोर्स है, आप रिसोर्स यूज ही नहीं कर रहे तो वो रिसोर्स किस काम का। इट इज अ केस पॉवर्टी इन द मिड्स ऑफ द प्लेंटी, अ पुअर पीपल इन अ रिच कंट्री। अब हम आएंगे कि इंडिया इज नॉट लैकिंग इन लैंड, हमारे पास कम लैंड नहीं है, हमारे पास वी हैव इनफ रिसोर्सेज, द बेसिक फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, but her lands and natural resources have not been properly used, developed and converted। मतलब अगर हमारे पास बहुत लैंड है तो हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत जगह पे हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट, इसी वजह से इंडिया हैज नॉट डेवलप्ड येट। Now, due to food, floods, soil erosion, pressure of population, lands are becoming less fertile, क्योंकि अब हमारे पास बहुत natural calamities हैं, इस वजह से land की fertility कम हो रही है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग मतलब लैंड को और रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करें एंड उनको एक्सप्लॉइट करें एफिशिएंटली, ताकि हम अपनी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बना पाएँ। अब हम आएंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव फार्मिंग पे। With the increase in population and demand for the produce of the earth increases, we can get increased production through the increased productivity of the land. The productivity can be increased in two ways. Now we have two ways to increase the productivity of the land. Extensive and intensive farming, या हम इसको extensive and intensive cultivation भी कह सकते हैं। When we bring more and more of the land under cultivation or we increase the area of cultivation, जब हम एक एरिया को बार बार कल्टीवेट करें या जब हम एरिया इंक्रीज कर दे कल्टीवेशन का, इसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। इट इज बीइंग प्रैक्टिस इन द कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, एंड दीज कंट्रीज वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड आर लाइंग अनकल्टिवेटेड एंड लैंड इज इजीली अवेलेबल। ये जो जगह है ना, यहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और लैंड बहुत ज़्यादा है जो अभी तक यूज़ भी नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पे एक्सटेंसिव कल्टीवेशन यूज़ हो सकती है क्योंकि लैंड अबंडेंट है, लेबर स्कार्स है इसलिए। बट इंटेंसिव कल्टीवेशन होती है जहाँ पे लैंड स्कार्स है एंड जहाँ पे लिटिल लैंड एज पॉसिबल है, मतलब अगर हमारे पास रिसोर्स कम है तो हम कैसे कल्टीवेशन बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब है ज़्यादा लेबर यूज़ करेंगे, कैपिटल यूज़ करेंगे। मतलब देखो हमारे पास यहाँ पे लैंड इतना ज़्यादा है तो इतने लैंड पे हम काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लेबर कम है। बट इंडिया में हमारे पास या मतलब बाकी कंट्रीज में हमारे पास जैसे कि लैंड इतना ही है, उसका हाफ है, बट हम इसके ऊपर कैपिटल भी लगा रहे हैं, इसी के ऊपर अपने रिसोर्स लगा रहे हैं, इसी के ऊपर एफिशिएंट प्रोडक्ट्स मतलब जैसे कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं ताकि इससे भी कल्टीवेशन बढ़ेगी। अगर तो देखो हम इस लैंड को यूज़ कर लें एक्सटेंसिवली तो इससे भी कल्टीवेशन बढ़ेगी। अगर हम इसके ऊपर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स लगाएं जिनकी यील्ड ही ज़्यादा है, उससे भी हमारी कल्टीवेशन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एंड इसको हम कहते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन एंड एक्सटेंसिव क्लियर है। अब इसके अंदर बेसिकली हम लोग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स यूज़ करेंगे, मैन्योर यूज़ करेंगे सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में ताकि हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। अब एक्सटेंसिव वर्स इनमें डिफरेंस क्या है, बोथ द मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर गेटिंग इंक्रीज प्रोडक्शन, फिर भी डिफरेंस है।
एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में लैंड इंक्रीज है बट अदर फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन आर नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज लैंड. तो आई विल हाईलाइट एक्सटेंसिव ब्लू से एंड इंटेंसिव येलो से. इंटेंसिव में अदर फैक्टर्स हम इंक्रीज कर देते हैं बट जो लैंड है वो फिक्स है. लैंड कम है, फैक्टर्स अच्छे लगा रहे हैं. उसमें लैंड इतना ज़्यादा है कि फैक्टर्स कम लगा रहे हैं. एक्सटेंसिव कल्टीवेशन डज नॉट मीन लार्ज स्केल फार्मिंग और इंटेंसिव डज नॉट मतलब इसके अंदर है कि whether a farmer will adopt extensive or intensive farming to increase the production will depend upon his resources and choice between the two methods. अब एक फार्मर कितना अफोर्ड करता है, उसके पास कितना लैंड है, ये उस इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है. Both the methods are being employed to raise the production. Even then, in a country like India, intensive cultivation is to be preferred to extensive cultivation. तो बेसिकली अब हमें इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या होता है पता लग गया है. तो हाउएवर डज नॉट मीन कि इंडियन फार्मर एक्सटेंसिव नहीं अप्लाई कर सकते. ये सिचुएशनल है, क्या अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है. तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा कि प्रोडक्शन मतलब कि यूटिलिटी को बढ़ाना ताकि किसी भी चीज़ की यूटिलिटी इंक्रीज और हमारी नीड सेटिस्फाई हो. यूटिलिटी को हम कैसे कर सकते हैं, फॉर्म चेंज करके, प्लेस चेंज करके, टाइम चेंज करके, या रेंडरिंग मतलब रेंडरिंग डायरेक्ट सर्विसेज. लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन 4 फैक्टर है. उसके बाद अब हमने पढ़ा कि डिबेट हो रहा है कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई और फैक्टर भी होना चाहिए. जैसे कि एंटरप्राइज भी एक फैक्टर है या एंटरप्रेन्योर भी एक फैक्टर है. लैंड एंड नेचुरल सोर्सेज डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी है, लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव फार्मिंग क्या है, फैक्टर्स क्या है लैंड के. और अब हमने यही सब पढ़ा है. तो आई होप आपको लैंड टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हम लैंड को कैसे प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसके एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं और लैंड के फीचर्स क्या हैं. मतलब सब क्लियर है, सब कुछ कवर हो गया है. सो आई विल सी यू नेक्स्ट.